गाइस, आज की वीडियो लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के टॉपिक पट्टा, जिसे लीज कहा गया और सेक्शन 105 में से डिफाइन किया गया। अब बात आती है कि पट्टा होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, आशय क्या है, परिभाषा और उसके बाद में इसके आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। सो आइए जानते हैं कि पट्टा का अर्थ क्या होता है। जब भूस्वामी, अंतरणकर्ता, पट्टाकर्ता, अंतरक अपनी अचल संपत्ति कीमत या प्रतिफल के बदले पट्टेदार, पट्टाग्रहीता, अंतरण ग्रहीता या अंतरिती को अंतरित करता है, जो या तो निश्चित समय के लिए हो या फिर शाश्वत काल के लिए हो, जिसमें अभिव्यक्त या विवक्षित समय का उल्लेख किया गया हो, तो इस प्रकार के व्यवहार को पट्टे की संज्ञा दी गई है। यहाँ पर जो कीमत और प्रतिफल है वो प्रीमियम के रूप में भी दी जा सकेगी और भाटक के रूप में भी दी जा सकेगी। जो प्रीमियम है वो धन के रूप में, मूल्य के रूप में भुगतान किया जाता है, जो एक मुश्त भी हो सकेगा और किस्तों में भी हो सकेगा। किंतु जहाँ हम भाटक की बात कर रहे हैं वो किसी लाभ में, किसी मूल्यवान वस्तु में, किसी धन में, फसलों के अंश में या फिर किसी सेवा के रूप में भी हो सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई डॉक्टर अपनी चिकित्सा सेवा किसी को सुलभ करवाता है तो उसे भी कीमत माना जाएगा, उसे भी प्रतिफल माना जाएगा पट्टे का। सो पट्टा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक पक्षकार अर्थात भूस्वामी, संपत्ति के स्वामी के द्वारा अपनी अचल संपत्ति को कीमत या प्रतिफल के बदले निश्चित समय के लिए अंतरण ग्रहीता को या किसी और पक्ष को सिर्फ और सिर्फ उपयोग के लिए अंतरित करना है। यहाँ पर अटेंशन कीजिएगा कि सिर्फ हम उपभोग की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ स्वामित्व का अंतरण नहीं हो रहा है। मालिकाना हक, स्वामित्व, टाइटल जो है वो भूस्वामी के पास ही रहेगा और वो सिर्फ अपनी संपत्ति के हित का उपयोग करने के लिए अंतरण कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए राम अपनी अचल संपत्ति जो उदयपुर में अशोकनगर में स्थित है, उस संपत्ति को 5 साल के लिए संजय को पट्टे पर देता है और एक मुश्त राशि 10 लाख रुपए 5 साल के लिए डिसाइड की जाती है। पट्टा विलेख की रचना की जाती है जिसमें दोनों ने निश्चित समय के लिए अपनी संपत्ति को अंतरण के तहत यानी पट्टे का व्यवहार किया गया है। तो यहाँ पर जो राम है वो पट्टाकर्ता, भूस्वामी, अंतरक और पट्टा करता हो और वो अपनी जो संपत्ति है जो अशोकनगर में स्थित है उसे कीमत और प्रतिफल, तो यहाँ कीमत और प्रतिफल क्या हो गई, 10 लाख रुपए, निश्चित समय तो 5 साल का समय यहाँ डिसाइड हुआ है। और अंतरण ग्रहीता कौन हुआ, जो इसका उपयोग करने के लिए 5 साल के लिए इसे ले रहा है, जो हमने संजय एक काल्पनिक पात्र माना है। तो वो संजय जो है वो पट्टा ग्रहीता, पट्टेदार या अंतरण ग्रहीता के नाम से जाना जाएगा और इस पूरे व्यवहार को पट्टे का नाम दिया जाएगा। सो पट्टा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है। जो इसकी डेफिनेशन है सेक्शन 105 में से डिफाइन किया गया है, जो हमने बोर्ड पे मेंशन की गई है, आप उसे देखिएगा। प्लस अब हम बात करते हैं इसके तत्व की कि गुण, तत्व, लक्षण और विशेषताएं क्या है। देखिए, सबसे पहला तत्व बनता है दो पक्ष का, दो या दो से अधिक पक्ष का, अर्थात जब तक दो व्यक्ति नहीं होंगे तब तक अंतरण का व्यवहार मान्य नहीं हो सकता है, क्योंकि हस्तांतरण करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए दो व्यक्तियों का होना बहुत ही आवश्यक है। एक पक्षकार उस व्यवहार का कर्ता होगा और दूसरा पक्षकार उस व्यवहार को, संपत्ति को ग्रहण करने वाला ग्रहीता होगा। तो यहाँ पर दो पक्षकार बहुत ही एसेंशियल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट बनता है पट्टाकर्ता, भूस्वामी, अंतरणकर्ता और अंतरक, अर्थात जो व्यक्ति अपनी अचल संपत्ति, स्थावर संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को कीमत के बदले, किराए के बदले उपयोग पर दे रहा है, वो व्यक्ति पट्टाकर्ता, भूस्वामी, अंतरणकर्ता और अंतरक के नाम से जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट बनता है पट्टाग्रहीता, अंतरिती, पट्टेदार, ऐसा व्यक्ति, ऐसा पक्षकार जो उस संपत्ति को सिर्फ उपयोग के लिए ले रहा है। अब आइए देखिए, हमने जो इसमें एग्जाम्पल मेंशन किया था, हमने जो एग्जाम्पल बताया था राम और संजय का, तो यहाँ पर जो संजय है जो उपयोग कर रहा है वो हो गया पट्टाग्रहीता, अंतरण ग्रहीता और पट्टेदार, और जो राम है जिसकी अपनी प्रॉपर्टी है वो कौन हो गया, पट्टाकर्ता, भूस्वामी, अंतरणकर्ता और अंतरक। फोर्थ पॉइंट, पट्टे की विषय वस्तु केवल अचल संपत्ति। जी हाँ, अगर आपने अटेंशन किया हो तो अभी तक हमने जो भी टॉपिक सॉल्व किए सभी में हमने आपसे एक ही बात की है कि जो भी अंतरण का व्यवहार किया जाएगा, जो भी ट्रांसफर किया जाएगा, वहाँ सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ अचल संपत्ति, स्थावर संपत्ति, जड़ संपत्ति, ऐसी संपत्ति जो इमूवेबल है, स्थान परिवर्तन नहीं कर सकती, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती है, और जिसमें जो जड़ है, जो फिक्स्ड है। अब देखिए इसमें क्या शामिल है,
स्थावर संपत्ति की अगर हम बात करें तो भूमि, भवन, मकान, भूमि से संलग्नित कई सारी वस्तुएं और भूमि से उत्पन्न कई प्रकार के लाभ भी इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्वामित्व का अंतरण। जी हाँ, यहाँ पर टाइटल, मालिकाना हक भूस्वामी के पास ही रहता है। वो अपनी संपत्ति के अंतरण को, जो हित है उसका, जो इंटरेस्ट है, सिर्फ हित का अंतरण कर रहा है कि आप संपत्ति का उपयोग कीजिए, किंतु स्वामित्व हमेशा उसके मालिक के पास, भूस्वामी के पास ही बना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, उपभोग के अधिकार की अवधि। ये जो व्यवहार किया जा रहा है, ये जो अंतरण किया जा रहा है, कि हम बात कर रहे हैं कि अचल संपत्ति एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उपयोग करने के लिए दे रहा है, तो उसकी अवधि क्या होगी। तो जैसा कि आपने डेफिनेशन में सुना कि अभिव्यक्त या विवक्षित समय के लिए, अवधि के लिए, तो अभिव्यक्त यानी यदि तो या तो उसे स्पष्ट कर दिया गया कि 2 साल, 5 साल, 10 साल, यानी सर्टन टाइम ड्यूरेशंस। किंतु अगर कोई सर्टन टाइम ड्यूरेशंस मेंशन नहीं है तो उस कंडीशंस में अवधि का निर्धारण कैसे किया जाएगा। मान लीजिए विलेख भी चुप है, विलेख में भी अवधि को मेंशन नहीं किया गया, तो वैसी कंडीशंस में अटेंशन करिएगा कि अगर मान लीजिए उपभोग के अधिकार की अवधि निश्चित समय के लिए है, शाश्वत काल के लिए है, तो ठीक है, नहीं तो फिर उद्देश्य के अनुसार डिसाइड किया जाएगा। मान लीजिए कृषि कार्य के लिए या निर्माण कार्य के लिए किसी संपत्ति का पट्टा लिया है, तो वहाँ पर वर्षानुवर्ष, यानी 1 वर्ष के बाद वो अपने आप रीन्यू होता रहेगा, वर्षानुवर्ष इसकी अवधि मान ली जाएगी। दूसरे कंडीशन इसमें है कि अन्य कोई उद्देश्य है तो मासानुमास, यानी पर मंथ उस पट्टे का जो रिन्यू करना होगा वो उसे अवधि को डिसाइड किया जाएगा, हर महीने के हिसाब से उसे अवधि को डिसाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें प्रतिफल या कीमत। जी हाँ, प्रतिफल के बदले ही अंतरण का व्यवहार इसमें मान्य है, अदरवाइज वो दान का व्यवहार हो जाएगा, डोनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक व्यक्ति अपनी संपत्ति उपयोग करने के लिए दे रहा है, तो यहाँ एसेंशियल होगा कि कुछ कीमत, कुछ प्रतिफल के एवज में ही इस व्यवहार को किया जाए। अब यहाँ अगर हम प्रीमियम की बात करें, प्रीमियम क्या होता है? कीमत, मूल्य के रूप में भुगतान, धन के रूप में भुगतान, जो या तो एकमुश्त हो या फिर वो किश्तों में भी हो सकेगी। यदि हम घाटक की बात करें, धन भी हो सकता है, फसल का अंश भी हो सकता है, कोई सेवा हो सकती है, कोई मूल्यवान वस्तु हो सकती है, या फिर किसी और रूप में, मूल्यवान रूप में भी ये हो सकेगा। नेक्स्ट बात आती है प्रीमियम एवं भाटक की प्रकृति। जी हाँ, ये जो प्रीमियम, भाटक, किराया जो पट्टाकर्ता या भूस्वामी वसूल कर रहा है पट्टा ग्रहीता से संपत्ति को उपयोग करने के एवज में, तो ये जो प्रीमियम है इसकी प्रकृति क्या होगी? तो इसे राजस्व से मिली हुई आय के हिसाब से माना जाएगा, अर्थात ये क्या कहलाएगी? राजस्व इनकम, राजस्व से मिली आय। नेक्स्ट, पट्टा ग्रहीता द्वारा स्वीकृति। जी हाँ, भूस्वामी अगर अपनी संपत्ति पट्टा ग्रहीता को देना चाह रहा है उपयोग करने के लिए, तो सबसे एसेंशियल होगा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और एसेंशियल होगा कि पट्टा ग्रहीता उसकी स्वीकृति दे। क्यों? क्योंकि उसे कई सारे दायित्वों को वहन करना है, प्लस उसे प्रीमियम और भाटक भी देना है। नेक्स्ट पॉइंट है संपत्ति अंतरण योग्य हो। जी हाँ, सेक्शंस 5 और 6 में हमने आपसे बात की थी हमारे सबसे पहले लेक्चर में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के, कि कई प्रकार की संपत्तियां ऐसी होती हैं जो मूल्यवान हैं, संपत्ति की वैल्यू रखती है, किंतु उन्हें ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, उन्हें अंतरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह रेस्ट्रिक्ट हैं, अंतरण के योग्य नहीं हैं। सो विधिक नियमानुसार, अधिनियमानुसार कुछ ऐसी संपत्तियाँ हैं जो सिर्फ संभावना, महज संभावना, उत्तराधिकार की संभावना या किसी और प्रकार की संभावना भविष्य में मिलने वाली है, जिसका आज कोई अस्तित्व नहीं है, जो विद्यमान नहीं है, या जिस पर मनुष्य अपना कब्जा भी नहीं कर सकता, तो इस प्रकार की संभावनाओं को मात्र अंतरण नहीं किया जा सकेगा। नेक्स्ट है पट्टा विलेख की रचना। जब इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, दो पक्षकारों के मध्य संपत्ति को अंतरित किया जा रहा है, पट्टा किया जा रहा है, तो विधिक नियमानुसार अपेक्षित होगा कि एक विलेख, एक डीड बनाया जाए जो पट्टा विलेख के नाम से जाना जाएगा, और इन फ्यूचर दोनों पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पर एक प्रूफ, एक एविडेंस होता है कि दोनों पार्टीज ने इस प्रकार का कोई ट्रांसफर किया है, कोई अंतरण किया है। सो नेक्स्ट होता है अन्य अपेक्षित विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति। जी हाँ, कई टेक्निकल फॉर्मेलिटीज एक वैलिड डीड को बनाने के लिए एसेंशियल है। सो यहाँ अपेक्षित होगा कि जो भी आवश्यकता है विधिक औपचारिकता को पूरा करने की, उन्हें भी दोनों पार्टीज पूरा करें। नेक्स्ट होता है रजिस्ट्रेशन, अर्थात इस पट्टा विलेख को पूरी तरह रजिस्ट्रेट करवाया जाए और
नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो हमेशा आपको सभी पट्टा हो, बंधक हो, दान हो, सभी में आपने मेंशन करना है कि पक्षकारों की सक्षमता, कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्टैक्ट, कैपेसिटी ऑफ कॉन्टैक्ट। जी हाँ, ये जो दो पार्टीज पट्टा कर रही है, भूस्वामी और पट्टा ग्रहीता, पट्टाकर्ता और पट्टा ग्रहीता बोल दीजिए, जो अंतरण किया जा रहा है यानी एक संपत्ति का लेन देन किया जा रहा है, तो यहाँ पर अपेक्षित होगा कि दोनों पार्टी सक्षम हों, अर्थात वयस्क को 18 साल से ऊपर हो, और यदि कोर्ट ऑफ वार्ड्स की तरफ से उनके संरक्षक नियुक्त हैं तो वहाँ 21 वर्ष की आयु, वयस्कता की आयु मानी जाएगी। नेक्स्ट इसमें होता है स्वस्थ चित्तो, साउंड माइंड हो, अर्थात जो पार्टी इस प्रकार के अंतरण को कर रही है, पट्टा कर रही है, दोनों पार्टी सक्षम हो, अर्थात अपने द्वारा किए गए कार्य और उससे मिलने वाले परिणाम को समझने की सामर्थ्य रखती हो। और तीसरी कंडीशन इसमें बताई गई सक्षमता में कि किसी विधि के द्वारा अयोग्य घोषित न किया गया हो। सो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगेगा, और मैं चाहूँगी कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें आगे के लिए वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मोटिवेट करता है।